Good morning students, I am Tabrez Akhtar and this is your science class. We are about to start from 10.5 correct measurement of length. So let's start. In our daily life we use various types of measuring devices. हम अपनी रोज़ की लाइफ में डेली लाइफ में बहुत सारे डिवाइस यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए. किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए हम बहुत सारे मेजरिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप टेप यूज़ करते हो, मेजरिंग स्केल जो होती है आपके बॉक्स में वो यूज़ करते हो, मेजरिंग टेप होती है आपके घर में जो क्लोथ्स वगैरह को मेजर करने के लिए होती है वो यूज़ करते हो. इस टाइप की बहुत सारी डिवाइसेस को यूज़ करते हैं. ठीक है. नाउ फॉर मेजरिंग द लेंथ अ टेलर यूजेस अ टेप. टेलर यूज़ करता है टेप को. वेयर एज अ क्लोथ मर्चेंट यूजेस अ मीटर रॉड. और क्लोथ मर्चेंट यानी जो कपड़े बेचने वाले होते हैं, जिनकी क्लोथ की शॉप होती है, वो एक रॉड का यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं मीटर रॉड. एंड फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट चूज़ अ सूटेबल डिवाइस. किसी ऑब्जेक्ट को आप उसकी लेंथ को मेजर करना है तो आप भी कोई ना कोई सूटेबल डिवाइस का यूज़ करते हो. यू कैन नॉट मेजर द girth of a tree or the size of your chest using a मीटर स्केल. ठीक है. तो मीटर स्केल से हम देखिए जो चीज़ घुमावदार है या मुड़ी हुई है उसको हम मीटर स्केल से नहीं मेज़र कर सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने चेस्ट को मेज़र नहीं कर सकते. आप जो आपके बॉक्स में स्केल है तो क्या उस स्केल से आप अपने चेस्ट को मेज़र कर सकते हो? नहीं कर सकते. ठीक है. क्योंकि आपका जो बॉडी है वो गोल है. ठीक है. और वो चेस्ट और वो जो आपका जो मीट्रिक जो आपका स्केल है जो आपके बॉक्स में रहता है वो एक तो छोटा सा है और वो मुड़ नहीं सकता है. ठीक है. तो आप किसी भी गोल चीज़ को, सिलेंड्रिकल चीज़ को कैसे मेजर कर सकते हो? एक स्ट्रेट स्केल से, है ना. तो मेजरिंग टेप इज़ मोर सूटेबल फॉर दिस. तो इसके लिए क्या चीज़ सूटेबल होगा? मेजरिंग टेप. अब वो टेप जो होता है वो क्या होता है? वो लूज़ होता है ना. वो मुड़ सकता है. तो जिस टेप से घर पे जो कपड़े को हम मेज़र करते हैं, किसी भी क्लॉथ को मेज़र करते हैं, तो वो टेप से हम अपनी बॉडी को भी मेज़र कर सकते हैं. ट्री की जो चौड़ाई है, गुलाई है, उसको भी हम मेज़र कर सकते हैं. तो गोल चीज़ को हम टेप से यूज़ कर सकते हैं. सच एज़ द लेंथ ऑफ योर पेंसिल. पेंसिल की लेंथ को भी यू कैन यूज़ अ 15 सेंटीमीटर स्केल फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स. तो पेंसिल की लेंथ को अगर आपको मेज़र करना है तो वो ईज़िली आप जो आपके बॉक्स में स्केल है उससे आप मेज़र कर सकते हो. ठीक है. आपकी जो बॉक्स में स्केल है वो 15 सेंटीमीटर की होती है. ठीक है. इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग. तो फॉलोइंग कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस चीज़ को हम इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए. इस चीज़ को हम जब भी कोई चीज़ को मेज़र करें तो हमें इन सारी चीज़ों को टेक केयर यानी अपने माइंड में रखना चाहिए. प्लेस द स्केल इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ एज शोन इन फिगर 10.7. ठीक है. तो सबसे पहले जो आप स्केल से अगर मेज़र कर रहे हो तो उसको जिस ऑब्जेक्ट को मेज़र कर रहे हो उसके ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आपको वो स्केल रखनी पड़ेगी. ऐसा नहीं कि आप दूर से किसी चीज़ को मेज़र कर सकते हो. नहीं कर सकते. आप उसको उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रखना पड़ेगा. ठीक है. इन सम स्केल द एंड मे बी broken. You may not be able to see the zero mark clearly. In such cases you should avoid taking measurements from the zero mark of the scale. You can use any other full mark of the scale. तो ठीक है. तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत इजीली आप किसी चीज़ को मेज़र कर सकते हो. तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर ये बॉक्स रखा हुआ है, इसको मेज़र करना है, तो एक तो दो एंड होते हैं. ठीक है. जो स्केल होती है उसकी दो एंड होते हैं. एक एंड ये वाला हुआ और एक एंड ये वाला हुआ. ठीक है. अगर आपको सेंटीमीटर में मेज़र करना है तो देखिए यहाँ से 0 1 2 3 यहाँ पे पूरा 4 5 से लेके आपको 15 तक का आपकी उस स्केल में दिया हुआ होगा. ठीक है. तो 0 ना लिखा होगा तो 1 लिखा होगा. ठीक है. लेकिन फिर भी वो स्केल जो है आपकी कहीं से टूटी हुई नहीं होनी चाहिए.
यानी उसकी लेंथ कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अब इस स्केल को ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस कीजिए यानी रखिए, है ना। और इसका फर्स्ट वाला जो एंड जहाँ से 1 स्टार्ट हो रहा है वो वाला एंड इस बॉक्स के बिल्कुल शार्प एज के साथ टच कीजिए और आप बिल्कुल स्ट्रेट स्केल रखते हुए, ठीक है, स्ट्रेट स्केल रखते हुए ये दूसरे एंड तक देखिए कि ये दूसरा एंड किस नंबर को टच कर रहा है। तो दूसरा एंड देखिए यहाँ से भी पता चल रहा है कि 13 को टच कर रहा है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरे बॉक्स की जो लेंथ है, या फिर हम इसको विड्थ कह सकते हैं, चौड़ाई कह सकते हैं, तो ये क्या है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी हैं जिस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है मेज़र करते समय, ठीक है। और आपको जो स्केल है वो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट पकड़ना है। ऐसा नहीं कि आप टेढ़ी पकड़ रहे हैं, कुछ इस टाइप की हो, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि थोड़ा इस टाइप की हो, या फिर नीचे की तरफ हो, या इस टाइप की पकड़ लिया आपने, तो आपको मेज़रमेंट गलत मिलेगा, ठीक है। तो आपको थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है कि आपको अपनी आईज़ की पोजीशन भी जो है वो सही रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपको दूर से देखना है या इस साइड से देखना है या इस तरफ से देखना है। जब भी आपको देखना हो तो उस नंबर के बिल्कुल सामने से देखिए, तभी वो नंबर क्लियर समझ आएगा। क्योंकि देखिए ये बहुत मेज़रमेंट जो होता है बहुत एक प्रिसाइज़ वर्क होता है। यानी इसमें क्या करना होता है आपको कि छोटे छोटे लाइन होती है, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, या फिर लाइन कह सकते हैं, लाइन होती है जिसे हमें ध्यान से देखना पड़ता है। अगर हम एक लाइन या दो लाइन पीछे आगे पीछे देख लेंगे तो वो हमारा मेज़रमेंट थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है। तो इसीलिए हमें ध्यान से देखने के लिए बिल्कुल सामने से देखना ज़रूरी है, किसी भी ऑब्जर्वेशन को अगर देखना है तो। यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे हमारा जो व्यूइंग एंगल होता है वो अगर अलग अलग हो, यानी हम दूर से देखें या साइड से देखें तो हमें गड़बड़ दिख सकता है, ठीक है। देखो तो ये उसकी स्केल रखी हुई है, और इस स्केल को जब वो सामने से देख रहा है तो उससे क्लियर रीडिंग मिल पा रही है, यानी जो उसे क्लियर आंसर मिल पा रहा है। साइड से देखने वाले को कोई और आंसर समझ में आ रहा है, और इस साइड से देखने वाले को कुछ और आंसर समझ आ रहा है। इसीलिए जो बी वाला स्टूडेंट है उसकी पोजीशन राइट है, और वहीं से देखना ज़्यादा बेटर है। एक्टिविटी 3, measure the height of your classmate using hand span and then by using a meter scale. For this, ask your classmate to stand with his back against a wall. Make a mark on the wall exactly above the head. His head. Now measure the distance from the floor to this mark on the wall with your hand span and then with a metric scale. Let all other students measure this length in a similar way. Record all observation in table 10.3. तो इस पे एक एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको क्या करना है, अपनी लेंथ या आप अपने फ्रेंड की लेंथ मेज़र करेंगे, ठीक है। यानी आपकी हाइट कितनी है ये मेज़र करेंगे। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, एक वॉल के अगेंस्ट खड़े हो जाना है। यानी एक वॉल, जो आपके घर में कोई वॉल है तो उस वॉल से चिपक के खड़े हो जाइए। फिर उसके बाद आप खड़े होने के बाद क्या होगा कि आपका जहाँ तक आपका हेड टच हो रहा है उस पूरी अपर पोजीशन को, यानी अपने हेड को टच करके ऊपर वॉल में एक मार्क कर दीजिए, ठीक है, कि आपका सर कहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है। वहाँ पे फिर वॉल में एक मार्क कर देंगे। फिर वॉल को उस मार्क से लेकर फ्लोर तक यानी ज़मीन तक की लेंथ को मेज़र करने हैं। लेकिन आपको कैसे मेज़र करना है, हैंड स्पैन से, यानी आपके हाथ से, जो हाथ फैला के मेज़र करते हैं ना,
तो उसको हैंड स्पैन कहते हैं। आपके एक अंगूठे को और एक छोटी उंगली को जब हम फैला के मेज़र करते हैं तो उसको कहते हैं हैंड स्पैन मेज़र करना। तो हैंड स्पैन से मेज़र करेंगे, उसके बाद मीट्रिक स्केल से भी मेज़र करेंगे। तो दो टाइप से मेज़र करेंगे और देखेंगे कि हैंड स्पैन से कितनी आपकी मेज़रमेंट आ रही है और मीट्रिक स्केल की मेज़रमेंट क्या है। और ये मेज़रमेंट जो है हैंड स्पैन से, अगर मान लीजिए 10 हैंड स्पैन उसकी हाइट है, और अगर स्केल से मेज़र कर रहे हैं तो आप हो सकता है 120 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ उसकी हाइट है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे इस टेबल में नोट डाउन करना है। ठीक है, हु मेजर्ड द हाइट, किसने मेज़र किया हाइट इन हैंड स्पैन, हैंड स्पैन में हाइट कितनी है, हाइट इन सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में हाइट कितनी है, ये चीज़ आपको मेज़र करना है। ठीक है, study carefully result obtained by different student. The result in column 2 may be different from each other as the length of the hand span may be different for different student. Look at the result in the column 3 where the measurements are done using a standard scale. The result may be close to each other now, but are they exactly equal? If not, why do you think there is a difference? After all, everybody is using the same scale and not different hand span. This could be due to small errors in taking observation. In higher classes, we will learn about the importance of knowing and handling such errors in measurement. ठीक है, तो एक ही बच्चा खड़ा, एक ही बच्चा था, ठीक है, जिसकी हमें हाइट मेज़र करना था। वो एक दीवार के साथ चिपक के खड़ा था, और हमने इस दीवार में जब वो खड़ा था स्ट्रेट, तो हमने दीवार में एक मार्क कर दिया, यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक है, अब उस बच्चे को मैंने हटा दिया, उस बच्चे को मैंने तो हटा दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने 5 स्टूडेंट्स को बुलाया, 5 बच्चों को बुलाया। अब बुलाने के बाद ये जैसे कि आपका ये यहाँ पे फ्लोर है, फ्लोर मतलब ज़मीन है। 5 बच्चों को बुलाया और ये मैंने दीवार में ये मार्क कर रखा है। 5 बच्चों को बुलाया और पांचों बच्चों को कहा कि इस स्टूडेंट की हाइट जो मार्क की है, मैंने मार्क की है, आपको भी ऐसे ही मार्क करना है और मेज़र करना है। लेकिन हर एक स्टूडेंट को 2 बार मेज़र करना है। एक बार अपने हाथ से मेज़र करना है, ये वाली लेंथ, ये जो इतनी लेंथ है, और दूसरी बार क्या करना है, आपके पास एक मीट्रिक स्केल है। ठीक है, मीट्रिक स्केल है बड़ी सी, उस स्केल से मेज़र करके बताना है। तो हर बच्चे ने मेज़र किया, ठीक है, मीट्रिक स्केल से मेज़र किया, तो सबका आंसर जो है लगभग सेम आया। थोड़ा बहुत आगे पीछे था, वो किसकी वजह से, उनके देखने की वजह से, जो हमने अभी पढ़ा कि देखने में थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस होगा तो 1-2 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ सकता है आंसर में। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या हुआ, हैंड स्पैन से सारे बच्चों ने मेज़र किया उस हाइट को, यानी एक पर्टिकुलर बच्चे की हाइट को। तो हैंड स्पैन का आंसर जो है सारे बच्चों का अलग अलग था। यानी किसी का अगर हाथ छोटा है तो उसका हैंड स्पैन का आंसर दूसरा होगा, किसी का हाथ बड़ा है तो उसका दूसरा होगा, किसी का हाथ मोटा है तो उसका दूसरा होगा, किसी का हाथ पतला है तो उसका दूसरा होगा। तो इस टाइप से सबके अलग छोटे बड़े हाथ होते हैं, इसलिए हैंड स्पैन का आंसर जो है वो सारे अलग अलग थे। ठीक है, इसमें भी और इन सब में। लेकिन हाइट एंड सेंटीमीटर वाला जो था वो लगभग सारे सेम थे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली सारे सेम थे। एक्टिविटी 4, यूज़ अ थ्रेड to measure the length of a curved line AB. Put a knot on the thread near one of its end. Place this knot on the point A. Now place a small portion of a thread along the line. Keep it
taut using your finger and thumb. Hold the thread at the end point with one hand. Using other hand, stretch a little more portion of the thread along the curved line. यहाँ पे एक और प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी कर्व लाइन होगी, कोई भी ऐसा फिगर होगा जो कि टेढ़ा मेढ़ा है, तो उसको आप मेज़र कर सकते हो। तो उसको मेज़र करने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक थ्रेड लेना होगा, एक धागा लेना होगा। उस धागे, अगर किसी कर्व लाइन को अगर मेज़र करना है जिसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मेज़र करना है, तो आप उस धागे की एक एंड पे क्या कर दीजिए, एक गांठ बांध दीजिए। ठीक है, गांठ बांधने के बाद उस गांठ वाला एरिया, उस गांठ वाले पॉइंट को पॉइंट ए के साथ टच कीजिए या मिलाइए। फिर उसके बाद अपने दोनों हाथों से उस थ्रेड को, उस धागे को स्ट्रेच कीजिए अलोंग विद द लाइन ऑफ कर्व। ये जो कर्व लाइन के बिल्कुल साथ साथ जो है, तो आप अपने धागे को मिला के चलिए, मिलाते चलिए, ऐसे थोड़ा थोड़ा खींच के मिलाते चलिए। और मिलाते मिलाते क्या होगा, आप आगे पहुंचते जाएंगे, फिर इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। और इस पॉइंट पे आप मार्क कर लीजिए या फिर एक गांठ बांध दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद मार्क करने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ से एक गांठ यहाँ बांधी थी और एक आपने यहाँ नॉट लगाई थी। तो ये दोनों नॉट को या गांठ को आपको मेज़र करना है। ठीक है, किसी एक स्केल से या किसी भी चीज़ से मेज़र कर लीजिए। जो भी आपकी मीट्रिक स्केल होती है या आपकी ज्योमेट्री बॉक्स की स्केल होती है, उसके थ्रू मेज़र करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस कर्व लाइन की क्या लेंथ है। तो टेढ़े मेढ़े फिगर को या फिर कर्व को मेज़र करने का ये तरीका होता है कि हम थ्रेड के या धागे के थ्रू मेज़र कर सकते हैं। मूविंग थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास घूमती हुई चीज़ें। ठीक है, थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट यू हैव सीन रिसेंटली, लिस्ट देम इन टेबल 10.4. These may include a school bag, a mosquito, a table, people sitting on chairs, or people moving about. The list may also have a butterfly, dog, cow, your hands, and small baby, fish in water, house and factory, pieces of stone, horse, बॉल, बैट, मूविंग ट्रेन, स्विंग मशीन, वॉल क्लॉक। तो आपको मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है, तो आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो घूम रही हैं या हिल रही हैं। तो ऐसे हिलती हुई घूमती हुई चीज़ें बताएंगे। तो ये सम ऑफ द लिस्ट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट एज शोन इन दिस पैराग्राफ। तो ये सारी पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है। एनिमल्स के नेम भी दिए हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। विच ऑफ दीज आर मूविंग, विच आर एट रेस्ट। मेक योर लिस्ट एज लार्ज एज यू कैन। अब उसके बाद आप जो लिस्ट बना लिए हैं, अब उस लिस्ट में कुछ ऐसी चीज़ों के भी बारे में सोचना है जो कि रेस्ट में है, यानी जो हिलती नहीं है। ठीक है, तो अब फिर उसके बाद ये टेबल में आपको सारी चीज़ राइट डाउन करना है। ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, यानी जो चीज़ हिल नहीं सकती, जैसे कि हाउस, टेबल, क्लॉक। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं हिल सकती है। और जो ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकते हैं, जैसे फ्लाइंग बर्ड, सेकेंड्स हैंड ऑफ द क्लॉक, क्लॉक की जो घड़ियाँ के जो कांटे होते हैं वो जो कि हिल रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट की आपको लिस्ट प्रिपेयर करना है। हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन और एट रेस्ट? यू माइट हैव नोटिस दैट द बर्ड इज़ नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम while the table is at the same place. On this basis you may have decide whatever या whether an object is at rest or in motion. ठीक है, तो कोई चीज़ मोशन में है या नहीं है, या आपने कैसे पता लगाया? कोई चीज़ हिल रही है या नहीं हिल रही है, आपने कैसे पता लगाया? कोई चीज़ मूव कर रही है या नहीं, आपने कैसे पता लगाया? देखिए, टेबल जो थी वो क्या थी, वो आपने देखा 1 बजे, आपने देखा 1 बजे। टेबल क्या थी, आपके कमरे में ही थी।
ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा 1:30 PM यानी 1:30 बजे, तब भी आपके कमरे में थी। फिर आपने टेबल को देखा 2 बजे, तब भी आपके कमरे में थी। फिर आपने देखा 3 PM पे यानी 3 बजे, तब भी आपके कमरे में ही थी टेबल। इससे आपने पता लगाया कि टेबल जो है वो मूव नहीं कर रही यानी नहीं हिल रही। ठीक है, तो आपने देखा कि टेबल मूव नहीं कर ली, टाइम के अकॉर्डिंग टेबल में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। लेकिन आपने एक चिड़िया को देखा जो कि द बर्ड इज़ नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम। आपने देखा कि चिड़िया अभी यहाँ बैठी हुई थी, ठीक है, चिड़िया यहाँ बैठी हुई थी और उसके बाद थोड़ी देर बाद 1 बजे यहाँ बैठी थी और 1:15 यानी 1:15 पे यहाँ आ गई, ये चिड़िया यहाँ आ गई। ठीक है, तो अब टाइम के अकॉर्डिंग ये चिड़िया की प्लेस जो है वो बदल गई। ठीक है, सेम प्लेस पे नहीं है, उसकी प्लेस चेंज हो गई। टाइम चेंज होने के बाद उसकी प्लेस चेंज हो गई। तो इससे पता चला कि चिड़िया जो है, ये बर्ड है, वो मूव कर रही है और टेबल जो है वो मूव नहीं कर रही है। तो पता लगाने का यही तरीका था कि टाइम बदलने के साथ साथ क्या उनकी प्लेस में, क्या उनके पोजीशन में कोई चेंज आ रहा है। अगर चेंज आ रहा है तो वो चीज़ मूव कर रही है, नहीं आ रहा तो नहीं मूव कर रही है। तो ये हमने एक्टिविटी 5 कंप्लीट की है। एक्टिविटी 6 के बारे में, देन 7 के बारे में हम करेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।